को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेज। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ में। इस लाइन से बोर तो नहीं हो गए हो? बोर नहीं हुए हो ना? बिल्कुल बोर नहीं होना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं और नर्वस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। तो आज हम मिलिए नर्वस सिस्टम में किस तरह का, कितने टाइप का नर्वस सिस्टम रहता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरोग्लिया क्या है ना, ब्रेन वेंट्रिकल्स क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे फॉर्म होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। फिर हम एक पर्टिकुलर लेक्चर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, फिर आपकी नर्व्स के बारे में बताएंगे, हम न्यूरॉन्स के बारे में भी बात करेंगे और इसके बाद हम सिर्फ एक टॉपिक पे बात करेंगे प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो रहता है हमारा रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक। और उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी ख़त्म। और जो लोग माइक्रोबायोलॉजी का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए मैं माइक्रोबायोलॉजी ज़रूर लेके आ जाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, एनिमल्स की बॉडी का वो हिस्सा होता है जो एनिमल्स की सारी एक्टिविटीज़ को, उसके बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल होता है परसेप्शंस के लिए, मेमोरीज के लिए, हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। मतलब जो भी आपके क्या हो गए, आपके नॉर्मल जो भी फंक्शन हो गए वो सारा आपका दिमाग कंट्रोल करता है, राइट? ओके। तो हमारे पास आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल में आता है आपका क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक्चुअली इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ले जाते हैं और इनकी भी आगे स्पाइनल नर्व्स देखिए इस तरह से ब्रांचेस बन जाती हैं, गैंग्लिया होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो आगे पूरी बॉडी में सिग्नल्स भेजेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप जैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है आप पढ़ते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है आपका, इसमें देखिए अफेरेंट डिवीज़न, ठीक है, इफेरेंट डिवीज़न, ये सब पढ़ते हैं। अफेरेंट न्यूरॉन्स, इफेरेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, जल्दी से बताइए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल हमारा आ गया ऑटोनोमिक, सोमैटिक, दो मिलनी, उसके साथ कई बार आप विस्ट्रल नर्वस सिस्टम में भी पढ़ते हैं, जो विस्ट्रल ऑर्गन्स में जो नर्व पाई जाती हैं, ठीक है। ऑटोनोमिक आपका फर्दर दो इस तरह से होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर हम देखें सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें नर्व फाइबर होंगे जो ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है। कहाँ? स्केलेटल मसल्स को भेजेगा। वॉलंटरी ब्रांच होगी जिसमें वॉलंटरी एक्शंस के लिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो आपका स्मूथ मसल्स में, कार्डियक मसल्स में और ग्लैंड्स में पाया जाता है और ये इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप समझ गए कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका वॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलिए, क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो ऑटोनोमस में भी सिंपैथेटिक आता है, पैरासिम्पैथेटिक आता है और एंटेरिक आता है। अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? देखिए, सिंपैथेटिक आप क्या समझेंगे कि सिंपैथेटिक क्या करेगा? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका क्या करता है, किसी काम को जैसे बढ़ाएगा और पैरासिम्पैथेटिक उसको शांत करेगा, इस तरह से होता है, सुना है। और एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है? एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो डाइजेस्टिव ऑर्गन को सप्लाई करता है। एंटेरिक मतलब आप डाइजेशन के साथ इसको रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव ऑर्गन के साथ जो है वो रिलेट करेगा, वो आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है। समझ गए आप? ओके। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या हो गया? एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ नर्व इन द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच फॉर्म द एंटेरिक नर्वस
सिस्टम। ओके, फाइन, ग्रेट। मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। फाइन, ओके। चलिए, इतना आपको ये समझ आ गया। आगे हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की। ठीक, तो न्यूरॉन्स जो हैं, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम में दो मेन टाइप की सेल्स हमको देखने को मिलती है। एक होते हैं न्यूरॉन्स, दूसरे होते हैं न्यूरोग्लिया। अगर न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो इनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, और ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं नर्वस सिस्टम की। ये स्पेशलाइज्ड होती हैं फिजिकल या किसी भी केमिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए, किसी नर्व इम्पल्स को यानी कि एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने के लिए। जबकि न्यूरोग्लिया जो हैं वो सिंपली न्यूरॉन को सपोर्ट करेंगी, नरिश करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी। आगे हम न्यूरोग्लिया के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। अगर न्यूरॉन की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी होती है। इसके पास एबिलिटी होती है कि ये किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किसी एक्शन पोटेंशियल में। एक स्टिमुलस की बात करते हैं। एक स्टिमुलस क्या होता है, आपके इन्वायरमेंट में ऐसा कोई भी चेंज जो कि क्या कर सके, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके आपकी बॉडी में, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। और एक एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन से होते हुए जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स का जो स्पीड है वो रेंज करता है आपका, मतलब 0.5 टू अप्रॉक्सीमेटली 130 टू 135 मीटर्स तक रहता है। चलिए, ये आप रहने भी दीजिए। ठीक, इतना आप समझ गए हैं। डेंड्रो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या क्या आते हैं। देखिए, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये हैं। ठीक है, सेल बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म है जिसमें आपको टिपिकल सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो हैं देखने को मिलेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनका क्लस्टर देखने को मिलेगा, और यहाँ लिखा नहीं है मैंने, निशल्स बॉडी उनको कहा जाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो क्लस्टर होगा उसको हम निशल बॉडी कहेंगे। ठीक है, सेल बॉडी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है वो यूजुअली वो क्लस्टर की फॉर्म में होती है, और उसको गैंग्लिया कहते हैं। जब सेल बॉडीज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमको देखने को मिलेंगी सेल बॉडी, तो वो क्लस्टर की फॉर्म में होंगे। तो सेल बॉडी के क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया कहते हैं उसमें। ठीक है, तो मोस्टली न्यूरॉन में जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स जो देखने को मिलते हैं, और एक एक्सॉन जो है देखने को मिलता है। तो ये जैसा आपको पहले ही लेक्चर में बता चुकी हूँ, डेंड्राइट्स का काम क्या है, नोड ऑफ रणवीर कैसे फॉर्म होते हैं। जब आपने टिश्यू पढ़ा था तो मैंने नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के बारे में बताया था, इसीलिए मैं न्यूरॉन के बारे में यहाँ ज़्यादा बात नहीं करूँगी। ये वाला रीजन एक्सॉन हिल्लॉक कहलाता है। ये बाहर जो है वो क्या है, माइलिन शीट है। जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है वो क्या है, नोड ऑफ रेनवीर है। लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल है, और ये सिनेप्टिक नॉब बने हुए हैं। ठीक, एक्सॉन जो है उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल और न्यूरोफिब्रल्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक्सॉन वाले रीजन में नहीं पाया जाता है। तो एक्सॉन में प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होती है। जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और जो मेम्ब्रेन इस पे होता है उसको हम एक्सोलेमा कह देते हैं। ठीक है, ये आपको देख सकते हैं कि ये यहाँ से ब्रांचिंग हो गई है, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ठीक, एक्सॉन हिलॉक आप यहाँ पे समझ गए कि एक्सॉन हिलॉक क्या होगा, सिलेंड्रिकल जो प्रोजेक्शंस है, ठीक है, जो एक्सॉन को जोड़ रहा है सेल बॉडी के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। क्लियर। चलिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन को उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन दो के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो वेरी करेंगे। कैसे होंगे, मल्टीपोलर होंगे, बाइपोलर होंगे, या यूनिपोलर या स्यूडो यूनिपोलर हो सकते हैं। ठीक है, ये है एनाजोनिक। ठीक, आपको जिसमें आपको कहीं एन एक्सोनिक, मतलब कोई आपको एक्सॉन नहीं दिख रहा है, फिर आपको यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर दिखाई दे रही हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन, सबसे पहले देखिए मल्टीपोलर न्यूरॉन, मोस्टली न्यूरॉन आपको कैसा दिखता है, मल्टीपोलर दिखता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, सेल बॉडी होती है, बहुत सारे उसमें डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है। मोस्टली जो न्यूरॉन ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन है। बाइपोलर न्यूरॉन में दो प्रोसेसेस हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, ये रही सेल बॉडी, इसमें ये वाला, यहाँ यही सेल बॉडी है ना जिससे बहुत सारे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, यहाँ पे ये वाला सेल बॉडी आ गया। ठीक है, और इससे वन मेन डेंड्राइट होगा और वन मेन
एक्सॉन होगा, ठीक है। तो ये आई मीन वन मेन डेंड्राइट होगा और वन मेन एक्सॉन होगा, तो ये क्या होगा, बाइपोलर। ये आपको बाइपोलर जो आपको न्यूरॉन देखने को मिलता है वो रेटिना ऑफ आई में देखने को मिलता है, इनर ईयर में देखने को मिलता है, और जो ब्रेन में ओल फैक्ट्री एरिया होता है वहाँ भी आपको बाइपोलर न्यूरॉन जो है वो आई मीन मैं यूनिपोलर पे दिखा रही हूँ, ये है बाइपोलर, ठीक है। वहाँ आपको बाइपोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है। क्या है इसमें, वन मेन डेंड्राइट है एंड वन मेन जो है वो एक्सॉन है, ठीक है। अब यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है उनमें एक सिंगल, देखिए सिंगल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीच में है सेल बॉडी, ठीक है। यहाँ से एक मेन ऐसे निकल रहा है इस तरह से, इसमें ये एक ही पोल निकल रहा है और इससे इस तरफ को ऐसे ऐसे जो है आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सिंगल प्रोसेस एक्सटेंड करता है सेल बॉडी से, जो डिवाइड कर जाता है दो ब्रांचेस में। अब ये न्यूरॉन जो हैं इनको मोर अप्रोप्रिएटली हम स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये बिगिन करते हैं एम्ब्रियो में एज बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन को स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहा जाता है, क्योंकि एम्ब्रियो में जब ये बनने लगते हैं तो ये स्यूडो बाइपोलर न्यूरॉन से बनते हैं, बाद में इस तरह से हो जाता है। सेल बॉडी से हमको एक ही एक्सटेंशन जो है वो दिखाई दे रही है, जो ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये यूनिपोलर है, समझ गए, जो ब्रांच ऑफ हो गया है। तो ये हो गया आपके बाइपोलर, यूनिपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर आपको कहाँ मिल जाता है, बताइए, आपको एम्ब्रियो में मिल जाता है। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। जो सेल बॉडी होती है इन न्यूरॉन्स की वो देखिए डॉर्सल रूट गैंग्लियन में प्रेजेंट होती है, ठीक। जो डेंड्राइट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द यूनिपोलर न्यूरॉन के, वो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंसरी स्टिमुलस को जैसे टच, प्रेशर, पेन, थर्मल स्टिमुलाई को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ के बाइपोलर, यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर। अब करते हैं हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। तो बेस होगा कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे की जाएगी कि किस डायरेक्शन में जो है वो नर्व इम्पल्सेस को, इंफॉर्मेशन को, एक्शन पोटेंशियल को जो है वो जनरेट किया जा रहा है। तो मेन जो है ये है आपके सेंसरी न्यूरॉन, जिनको सेंसरी को आफेरेंट भी कहा जाता है। सेंसरी न्यूरॉन जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं, समझ गए। इनके जो न्यूरॉन्स के जो रिसेप्टर्स रहते हैं वो क्या क्या होते हैं, इनके सेंसरी जो रिसेप्टर हैं वो पेरिफेरल रीजन पे होते हैं और वो जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। मोस्टली जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो यूनिपोलर होते हैं नेचर में। फिर आती है बात कि बाई मोटर न्यूरॉन कैसे होते हैं, ठीक है। इनके देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स कैसे हैं, अफेरेंट न्यूरॉन्स हैं, तो इनकी पेरिफेरल एक्सॉन को हम अफेरेंट फाइबर ही कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे हमारे पास आता है इफेरेंट और मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू कोई भी इफेक्टर ऑर्गन होगा, जैसे कि मसल्स होंगी, ग्लैंड्स होंगी, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स में यूजुअली शॉर्ट डेंड्राइट्स और लॉन्ग एक्सॉन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन बहुत आगे तक ले जानी है। दो टाइप के रहते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं। इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो लोकेटेड हैं एंटायरली, कहाँ लोकेटेड हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लोकेटेड हैं, जहाँ वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं। उनके पास शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं और उनके पास शॉर्ट या लॉन्ग एक्सॉन हो सकता है। 99 जो न्यूरॉन्स हैं वो मोस्टली हमको 99% जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मोस्टली इंटर न्यूरॉन्स हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद टर्म आती है न्यूरोग्लिया। हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती हैं न्यूरॉन, दूसरे होते हैं ग्लियल सेल्स, ठीक है। तो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या हैं, 90% सेल्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो न्यूरॉन नहीं है, वो है आपका न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स। मतलब आप बोलोगे 99%, तो आपने न्यूरॉन कहा, भाई ना, आपके पूरे न्यूरॉन में अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर इंटर न्यूरॉन होता है, ये बोला मैंने, ठीक है। और अदरवाइज पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो 10% ही आपका न्यूरॉन है और बाकी न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स हैं। इनका बहुत नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है। ब्रेन का आधे से ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो न्यूरोग्लियल सेल्स ने ही क्या किया है,
घेर रखा है। ये कोई न्यूरोनल सेल्स नहीं है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ये क्या क्या है? these are not non neuronal these are non neural cells in the central nervous system and the peripheral nervous system that do not produce electrical impulses, लेकिन ये होम्योस्टेसिस को बना के रखती हैं, माइलिन को बनाती हैं, सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं न्यूरॉन का, है ना। ये कोई इनिशिएट नहीं करेगी, कोई नर्व इम्पल्सेस को इनिशिएट नहीं करेंगी, ठीक है। इन केस इंजरी होती है या डिजीज होता है तो ग्लियल सेल्स जो हैं मल्टीप्लाई करती हैं, ताकि जो स्पेस पहले न्यूरॉन्स ने ऑक्युपाई किया था, न्यूरॉन को कोई इंजरी होगी तो वहाँ पे फटाफट ग्लियल सेल्स जो है वो उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेती हैं। तो न्यूरोग्लियल सेल्स जो कि आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती हैं वो हैं एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपिडाइमल सेल्स एंड माइक्रोग्लिया। तो ये सेल्स आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोसाइट्स की, तो एस्ट्रोसाइट्स का काम क्या है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है न्यूरॉन का, उसको रेगुलेट करती हैं। ये ट्रांसफर करती हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम ब्लड टू न्यूरॉन्स, ठीक है। ये लार्जेस्ट होती हैं और सबसे न्यूमरस न्यूरोग्लियल सेल्स भी हैं। तो समझ के क्या करेंगी, ये मेंटेन करेगी ब्लड ब्रेन बैरियर को। मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है, तो एस्ट्रोसाइट्स ही मेंटेन करेंगी ब्लड ब्रेन बैरियर को और प्रिजर्व करेगी केमिकल एनवायरनमेंट बाय रिसाइक्लिंग आयन एंड न्यूरो ट्रांसमिटर्स, ठीक है। तो एनवायरनमेंट जो हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने का काम जो है वो एस्ट्रोसाइट्स ने किया। फिर बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की। ये माइलिन शीट को फॉर्म करती हैं, ठीक है, एक्सॉन की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक समझ गए। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं माइलिन एक्सॉन में जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसमें माइलिन शीट को फॉर्म करती हैं। एपेंडिडाइमल सेल्स जो हैं ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं उनको लाइन करती हैं, ठीक है। दे लाइन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो लाइन करेगी वेंट्रिकल्स को और सेंट्रल कैनाल जो है स्पाइनल की उसको जो हैं ये क्या करती हैं, लाइन करती हैं और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन भी करेंगी, ठीक है। फिर आता है माइक्रोग्लिया, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फाइगोसाइटोसिस का काम करना है, इम्यून डिफेंस का काम करना है, सारा वो सब काम कौन करती है, माइक्रोग्लिया करती है। इसके अलावा सेल्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल सिस्टम में जो न्यूरोग्लिया सेल्स हैं वो हैं शॉन सेल्स एंड सैटेलाइट सेल। शॉन सेल्स जो हैं वो माइलिनेटेड एक्सॉन में पाई जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इनका काम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट को फॉर्म करना, और ये सेम काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो करती हैं। सैटेलाइट सेल्स जो हैं ये क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन सेल बॉडीज को विद इन द गैंग्लिया ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मतलब ये रेगुलेट करती हैं न्यूट्रिएंट और न्यूरो ट्रांसमिटर लेवल अराउंड द न्यूरॉन्स इन द गैंग्लिया इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और यही काम एस्ट्रोसाइट का था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। माइलिनेशन की हम बात करते हैं, माइलिन आपने बार बार पढ़ा, ठीक। तो एक्सॉन जो है उसमें मल्टी लेयर लिपिड एंड प्रोटीन कवरिंग होती है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं, और ऐसे एक्सॉन को माइलिनेटेड न्यूरॉन जो हैं वो कहते हैं। शीथ जो है इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करता है जो एक्सॉन जो होता है एक न्यूरॉन का उसको, और इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्सेस। मतलब जो एक्सॉन जिसमें माइलिनेटेड शीथ होगी उसमें ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस का कंडक्शन रहेगा, और जिसमें शीट नहीं होती है ऐसे न्यूरॉन को हम अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन भी बोल देते हैं। दो टाइप की सेल जो है माइलिन शीट को प्रोड्यूस कर रही है, कौन कौन सी, शॉन सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। हर एक शॉन सेल्स जो है वो एक मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर एक सिंगल एक्सॉन की लेंथ के 1 मिलीमीटर तक जो है रैप करती है स्पाइरली अराउंड द एक्सॉन, ठीक है। और क्या बनाती है ये आपका माइलिन शीट को बनाती है, ठीक है। तो जो भी माइलिन शीट में गैप्स रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवीर जो हैं उनको हम कहते हैं, ठीक। स्पीड जो होती है कंडक्शन की नर्व इम्पल्सेस की, वो 3 फैक्टर्स उसको रेगुलेट करते हैं। टेम्परेचर, जितना हाई टेम्परेचर रहता है उतनी फास्ट स्पीड रहती है एक्सॉन का डायमीटर, जितना लार्जर डायमीटर रहता है उतनी फास्ट स्पीड रहती है माइलिन शीट। अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो स्पीड जो है वो बढ़ी हुई मिलेगी। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल न्यूरोग्लिया, चलिए ये देख लीजिए आप, ये हैं एपिडेंडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट्स।
देख लिया आराम से। देखिए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम क्या है, ये माइलिन शीट को फॉर्म कर रही हैं, माइक्रोग्लिया जो है वो फेगोसाइटोसिस कर रही हैं, एस्ट्रोसाइट जो है वो न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन कर रही हैं, एपिडाइमल सेल्स जो है वो वेंट्रिकल्स में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, सैटेलाइट भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है, शोन सेल भी आपका माइलिन शीट को ही फॉर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो इसमें ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ये हम जानते हैं। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो बोनी स्ट्रक्चर में वो क्लोज रहेगा। ठीक है, क्रेनियम जो है आपका ब्रेन जो है, ठीक, वो किसमें, क्रेनियम यानी कि स्कल, स्कल को क्या बोलते हैं हम, क्रेनियम कहते हैं, उसमें इनक्लोज होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में इनक्लोज रहती है। स्कल और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके अंदर को 3 प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग रहती है जिनको मेनिंजेस कहा जाता है। तो मेनिंजेस जो हैं ये क्या है, बोनी कवरिंग है, किसके बीच में, आई मीन ये बोनी कवरिंग नहीं है, मेनिंजेस जो है प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है बोनी कवरिंग के बीच में और नर्वस टिश्यू के बीच में। ब्रेन में जो है आपको क्रेनियल मेनिंजेस देखने को मिलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जो है आपको स्पाइनल मेनिंजेस देखने को मिलती हैं। मतलब मेनिंजेस ना सिर्फ ब्रेन में बल्कि स्पाइनल कॉर्ड में भी पाई जाती हैं। क्रेनियल मेनिंजेस आपकी बात करूँ तो सबसे बाहर होती है ड्यूरामेटर, मिडिल में होती है अरेक्नॉइड और सेंटर में होती है पायामेटर। ड्यूरामेटर की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरामेटर जो है वो हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ड्यूरामेटर किससे बना है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना है। और अरेक्नॉइड में आपको कोई भी वेस्कुलर सप्लाई जो है नहीं देखने को मिलती है। मिडल होता है, इनर मोस्ट होता है पायामेटर जो आपका ट्रांसपेरेंट सा कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी और ये ब्रेन के सरफेस के साथ अटैच्ड होती है। ठीक है, अरेक्नॉइड ड्यूरामीटर के बीच में और पायामीटर के बीच में, ठीक है, क्या होता है, आई थिंक इट्स नॉट ड्यूरामीटर, यहाँ पे ड्यूरामीटर नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा अरेक्नॉइड। ठीक है, यहाँ क्या होगा, अरेक्नॉइड होगा। अरेक्नॉइड मीटर एंड पायामीटर के बीच में, किसके बीच में, अरेक्नॉइड मीटर, नॉट ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड मीटर और पायामीटर के बीच में सुब्रा अरेक्नॉइड, सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है, सुब्रा नहीं, सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है और सब अरेक्नॉइड स्पेस में ही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। अरेक्नॉइड मीटर एंड पायामीटर के बीच में सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है और वही जो है उसी में जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो पाया जाता है। ठीक है, समझ गए आप कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। चलिए, फिर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये क्या होता है, देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बताने से पहले इतना बता दूं कि स्पाइनल मेनिंजेस में भी जो स्पाइनल मेनिंजेस जो स्पाइनल कॉर्ड को क्या करेगी, कवर करेंगी, ठीक है, वो क्रेनियल मेनिंजेस की कॉन्टिन्यूएशन ही होती है। और स्पाइनल मेनिंजेस में भी सेम बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि आउटर ड्यूरामीटर, मिडल अरेक्नॉइड मीटर एंड इनर पायामीटर। और जो क्रेनियल ड्यूरामीटर है उसमें आपको 2 लेयर्स देखने को मिलती हैं, लेकिन स्पाइनल ड्यूरामीटर में आपको एक ही लेयर देखने को मिलती है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो कलरलेस सा फ्लूइड होता है, शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपको देखने को मिलता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये कैरी करता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जितने भी नीडेड केमिकल्स होते हैं ब्लड के लिए उन सबको जो है वो लेके जाता है न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया के लिए। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कॉन्टिन्यूसली वेंट्रिकल्स में जो है वो आपका सर्कुलेट होता रहता है। कहाँ पाया गया, सब एरेक्नॉइड स्पेस में पाया गया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में एपिडाइमल सेल्स से ये बनता है। ठीक है, और वेंट्रिकल्स में जो है आपको ये घूमता हुआ मिल जाता है। ठीक है, कहाँ मेनली पाया गया, अरेक्नॉइड, फिर से बोलिए, अरेक्नॉइड मीटर एंड पायामीटर के बीच में, सब अरेक्नॉइड रीजन में। ठीक, जो साइट है सीएसएफ के प्रोडक्शन की वो है कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस जो है वो नेटवर्क होता है कैपिलरीज का वेंट्रिकल्स की वॉल में, और ये कैपिलरीज कवर्ड होती हैं एपिडाइमल सेल से और वही फॉर्म करती हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा बाय द फिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो ब्लड से डिफर होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है थ्रू और इंटरकनेक्टेड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। किसके थ्रू जाएगा वो, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, द वेंट्रिकल के थ्रू जो है जाता है। ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कैविटीज होती हैं विद इन द ब्रेन उन्हीं को ही वेंट्रिकल्स कहा जाता है। वेंट्रिकल क्या होते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए जो कैविटीज होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बताइए, उन्हीं को हम कहते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकुलर सिस्टम में आपको 2 लेटरल वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल देखने को मिलता है और एक फोर्थ वेंट्रिकल देखने को मिलता है, और सेरेब्रल एक्वेडक्ट भी होती है।
लेटरल वेंट्रिकल जो होता है वो कहाँ होता है? लेटरल वेंट्रिकल जो है, चाहिए मैं आपको ये वेंट्रिकल मैंने बता दिए, उसके साथ में आपको कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है वो मैं आपको अलग से बताती हूँ। पहले मैं ये इंटरवेंट्रिकुलर फॉर्मिना और फॉर्मिना ऑफ मोनरो के बारे में बात कर लेती हूँ, ठीक है। सेंट्रल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, सीएसएफ जो है, वो कोरॉइड प्लेक्सस से बना है ऑफ ईच लेटरल वेंट्रिकल। वो फ्लो करता है थर्ड वेंट्रिकल में थ्रू अ नैरो ओपनिंग, किसके? फोरामिना ऑफ मोनरो। देखो, जो आपके कोरॉइड प्लेक्सस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बना, वो आपका लेटरल वेंट्रिकल से होता हुआ थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, और लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जाने के लिए होगा फोरामिना ऑफ मोनरो, ठीक है। लेकिन आपके पास जो फ्लूइड फ्लो करेगा मिड ब्रेन में, ठीक है, मिड ब्रेन से फ्लो करेगा और फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा, वो आपका सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू जो है वो मूव करता है, ठीक है। सेरेब्रल एक्विडक्ट से के थ्रू जो है वो मूव करता है। देखिए, इन द ब्रेन इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना और फोरामिना ऑफ मोनरो, ये चैनल्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स को थर्ड वेंट्रिकल से, मतलब लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जो है वो फ्लूइड जाएगा एट द मिड लाइन ऑफ ब्रेन, और ये चैनल जो हैं दे अलाउ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस इन द लेटरल वेंट्रिकल टू रीच द थर्ड वेंट्रिकल, और ये जो है रेस्ट ऑफ एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन वेंट्रिकुलर सिस्टम। मतलब ये थर्ड लेटरल से थर्ड में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? आपके इस फोरामिना ऑफ मोनरो के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सेरेब्रल एक्विडक्ट से जो है वो कहा जाएगा, जो फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा सेरेब्रल एक्विडक्ट से। सेरेब्रल एक्विडक्ट को एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहा जाता है, जो पास करती है मिड ब्रेन से इनटू फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक। तो कोरॉइड प्लेक्सस जो होता है, ठीक, कोरॉइड प्लेक्सस जो होता है, ठीक, वो फोर्थ वेंट्रिकल का, जो कोरॉइड प्लेक्सस है फोर्थ वेंट्रिकल का, उसमें ज़्यादा फ्लूइड आपको देखने को मिलता है, ठीक। सेंट्रल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो सब अरेक्नोइड स्पेस से स्पेस में एंटर करता है तीन ओपनिंग के थ्रू। एक तो कहाँ होती है वो ओपनिंग होती है आपके फोर्थ वेंट्रिकल में। लेट मी टेल यू अगेन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंटर्स द सब अरेक्नोइड स्पेस थ्रू थ्री ओपनिंग्स इन द रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स। एक मीडियन अपर्चर होगा, एक पेयर्ड लेटरल अपर्चर होगा दोनों साइड को, ठीक है। जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल है उसमें एक मीडियन अपर्चर होगा, ठीक है, एंड पेयर्ड लेटरल अपर्चर्स होंगे दोनों साइड को। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट करता है सेंट्रल कैनाल में स्पाइनल कॉर्ड की और सब अरेक्नोइड स्पेस में अराउंड द सरफेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इतना सारा तुमने पढ़ लिया, तुमको मेनली ये पता होना चाहिए कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन बनाते हैं? कोरॉइड प्लेक्सस बनाते हैं, वेंट्रिकल्स में होते हैं, एपिडिडर्मल सेल से बनते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस में मेनली बनता है। थर्ड से फोर्थ में ले जाने, लेटरल से थर्ड में ले जाने के लिए कौन काम करता है, फोर्थ में ले जाने के लिए कौन काम करता है, और कितने वेंट्रिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और एग्जैक्टली वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। ओके, वेंट्रिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं? अगर मैं आपको ये देखिए, ये ध्यान से देख लेंगे आप, ये लेटरल आपके वेंट्रिकल्स हैं, फिर आपका इंटरवेंट्रिकुलर ये फोरामेन आ गया, और लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में लाने का काम किसने किया? वो आपके इसी इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ने, यानी कि फोरामेन ऑफ मोनरो ने किया। फिर आप कहते हैं कि यहाँ से आपका मिड ब्रेन से होता हुआ फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है और वो सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू जाता है। क्लियर है ना? तो आप देख पा रहे हैं कि लेटरल वेंट्रिकल जो है हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम में प्रेजेंट है, थर्ड वेंट्रिकल जो है आपका वो हाइपोथैलेमस के पास पास में प्रेजेंट है, ठीक है, और आपका फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया ये सब? अब बात करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की। आपका लास्ट टॉपिक है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है बहुत ही सेलेक्टिव ब्लड प्रोसेस होता है, मतलब बहुत, इसमें क्या होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ब्लड और ब्रेन के बीच में। ब्रेन केयरफुली शील्डेड होता है ताकि हार्मफुल सब्सटेंसेस और पैथोजन जो हैं वो ब्लड में से ब्रेन में ना आ पाए। ब्लड ब्रेन बैरियर उसी को रोकता है, ठीक। इस बैरियर में स्पेशलाइज्ड ब्रेन कैपिलरीज होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं पैसेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द ब्लड टू द ब्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर हम थ्रू आउट द बॉडी देखें तो मटेरियल जो है वो एक्सचेंज किया जाता है ब्लड के बीच में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में थ्रू कैपिलरी वॉल। और कैपिलरी जो है वो आपकी एंडोथेलियल सेल से बनी होती है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से। तो यूजुअली जो पोर प्रेजेंट होते हैं एंडोथेलियल सेल्स में
वो कैपिलरी सेल को परमिएबल बना देते हैं और अलाउ करते हैं कि वो फ्री एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर सकें। ऑन द अदर हैंड अगर हम ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करते हैं तो उसमें स्पेशलाइज्ड ब्रेन कैपिलरीज होती हैं जो ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं और वो लेस परमिएबल होती हैं। जिनका लो परमिएबिलिटी का काउज ये है कि उनमें जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है, वो किस तरह से होती हैं, वो एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट क्या होती है, जुड़ी हुई होती हैं। जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसी होती हैं, ऑलमोस्ट जुड़ी हुई होती हैं और ये जुड़ी हुई होती हैं टाइट जंक्शन से। ये इम्पर्मिएबल जंक्शंस जो हैं कैपिलरी वॉल को सील कर देते हैं और उनसे कुछ भी जो है एक्सचेंज नहीं हो पाता है सेल्स के बीच में, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वाटर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, मोस्ट लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि अल्कोहल हो गया आपका, ठीक है, एंड एनेस्थेटिक्स हो गए, एंड ऑलमोस्ट इनके लिए परमिएबल होता है। लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, नॉन लिपिड सॉल्युबल लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके लिए इंसॉल्युबल होता है, कंप्लीटली इंसॉल्युबल, ठीक। ग्लूकोज अमाइनो एसिड आयन जो हैं ये एक्सचेंज होते हैं बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बहुत ही हाईली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन बाउंड कैरियर्स के थ्रू, ठीक। ये जो ट्रांसपोर्ट है ब्रेन कैपिलरी वॉल के थ्रू वो कैसा होता है, जो ट्रांसपोर्ट होगा अक्रॉस ब्रेन कैपिलरी वॉल्स बिटवीन द वॉल फॉर्मिंग सेल, वो एनाटॉमिकली प्रिवेंटेड होता है, किससे, आपकी फिजियोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, ठीक है, समझ के। तो मतलब आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उस नॉर्मली एंडोथेलियल सेल्स होती हैं जिनमें आपको ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं, वो अलाउ करती हैं कि पैसेज, इस तरह की ओपनिंग्स आपको ब्रेन की में जो कैपिलरीज आती हैं उनमें नहीं देखने को मिलती और वो सील्ड होती हैं और ये बहुत ही सेलेक्टिवली जो है अलाउ करती हैं सब्सटेंसेस का आना जाना। तो ये हो गया ब्लड ब्रेन बैरियर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे बहुत सारे और टॉपिक्स के बारे में, लेकिन आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिटेल्स जो है पेड क्लासेस का आपकी स्क्रीन पे है, इससे भी 10% ऑफ लेने के लिए आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं नेहा, जो कि नेहा तनेजा मैम का रेफरल कोड है, वो आपको अनअकैडमी पे पढ़ाएंगी। उसके साथ ही आपको और टीचर्स भी जो हैं वहाँ अवेलेबल रहेंगे, लेकिन शी इज़ अ ग्रेट मेंटोर। वो बहुत अच्छी, सबसे बहुत ज़रूरी बात है, मैं हर वीडियो में मैक्सिमम मैं बोलती हूँ कि वो बहुत अच्छी इंसान है, तो उनके लिए आप जितना कर सकते हैं ज़रूर करिए, आपके लिए वो भी बहुत कुछ कर रही हैं। और इस चैनल को भी, हमारे प्यारे चैनल को गुरमंत्रा को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जो प्लेलिस्ट है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग जो हैं इन वीडियोस को देखें, आपका और हमारा दोनों का ही फायदा हो। अगर आप कहीं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ख्याल रखिए।